नमस्कार साथियों। रीट 2022 या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का जो सार है वो यानी पाठ में से बिना कुछ छोड़े जहाँ से भी जैसा भी प्रश्न बन सकता है उसका एक सार का संग्रह करने का प्रयास आपके लिए किया गया है। तो ये है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का भाग 1 हमारे अतीत, जो कि कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इसके 2 पाठ मैं इस भाग में आपके सामने पेश करूंगा। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसका पहला पाठ क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस पाठ में हम जानेंगे इतिहास को जानने के स्रोत, जहाँ से इतिहासकार पुरातत्वविद इतिहास को खंगालते हैं, उन स्रोतों के बारे में देखेंगे। और दूसरे पाठ में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक, भोजन उत्पादन तक। इस पाठ में हम पूरा पाषाणकालीन मानव के विकास और मुख्य पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानकारी इस पाठ में करेंगे। तो हम आपको लिए चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। पहले पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु है नर्मदा नदी के तट पर लाखों वर्ष पूर्व लोग रहते थे। वे कुशल संग्राहक थे। यहाँ संग्राहक से तात्पर्य जंगलों से जड़, फल तथा अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे और आखेट करते थे। ये नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश से विंध्य की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात की तरफ बढ़ती है। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया। किरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं व जौ उपजाना शुरू किया। इसके अलावा ये पशुपालन भी इन्होंने प्रारंभ किया और यहाँ के लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी कृषि का विकास प्रारंभ हुआ था। गारो की पहाड़ियाँ जो कि सुदूर अरुणाचल प्रदेश की तरफ है और विंध्य पहाड़ियाँ जो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के आसपास स्थित है, तो यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। विंध्याचल के ऊपरी भाग जिसमें गंगा नदी का बेसिन आ जाता है, यहाँ पर चावल का उत्पादन, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में चावल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले यहाँ चावल उपजाया गया। सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु नदी जो हिमालय से निकलकर पाकिस्तान की तरफ जाती है, इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व फले फूले, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास अब से 2500 साल पहले हुआ। मगध गंगा नदी से सोन नदी तक विस्तृत था। ये एक बड़ा नगर था, गंगा से सोन नदी तक विस्तृत था। दक्षिण एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है, एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन बहुत ही विशाल है और अपनी विशालता के कारण एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण एक उपमहाद्वीप कहलाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज या इंदोज कहा तथा इसके पूर्व में स्थित भूमि यानी सिंधु के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले की बात है। यहाँ ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज या इंदोज कहा और इसके पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भरत शब्द उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के नाम के लिए भरत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, जो कि आज से 3500 वर्ष पुरानी कृति है, उसमें इसका उल्लेख आता है और
कालांतर में इस समूह को देश के लिए प्रयोग में लिया जाने लगा और हमारे देश का नाम इसके नाम पर रखा गया। पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द इसके लिए आता है और मैन्यू शब्द जो है ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई जो भी सामग्री है उसको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, भोजपत्र बुर्ज जो कि हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक पेड़ है, इस बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार किया जाता था भोजपत्र, उस पर भी ये पांडुलिपियाँ मिलती है। और पांडुलिपियाँ प्राय मंदिरों और विहारों में मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख क्या होते हैं? लेख जो पत्थर या धातुओं की कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिलते हैं, जिसमें आदेश हो सकते हैं, किसी राजा या किसी विशेष व्यक्ति का कार्य विवरण हो सकता है, किसी की युद्ध विजय का विवरण हो सकता है, ये सारे अभिलेखों में मिलते हैं। कंधार अफगानिस्तान से अशोक का एक अभिलेख मिलता है जो 2250 वर्ष पुराना है। ये यूनानी तथा अरामेइक लिपि में मिलता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों आदि का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ये कक्षा 6 के स्तर पर लिखी गई सामग्री है, तो उसी अनुरूप आपको समझना है। स्रोत, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातात्विक सामग्री जो ऊपर बताई गई सारी, ये सभी स्रोत कहलाते हैं। चाहे उस समय के औजार हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, बर्तन, आभूषण, इमारतों के अवशेष, ये सारे पुरातात्विक सामग्री के अंदर आते हैं। तो ये सारे मिलके स्रोत कहलाते हैं जो इतिहास को जानने में मदद करते हैं। BC, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आपके सामने कई सारे ऐसे शब्द आएंगे। बिफोर क्राइस्ट, BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पूर्व। AD यानी एनो डोमिनी, ईसा मसीह का जन्म का वर्ष। ये सारे लैटिन शब्द हैं। BC की जगह कई बार BCE भी लिखा आता है जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और AD के स्थान पर CE भी लिखा आता है जिसका तात्पर्य होता है कॉमन एरा, और कई बार BP भी लिखा आता है जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो ये पाठ पूरा होता है। उसके अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में दिए गए हैं। पाठ के अंत में कृषि का प्रारंभ अब से 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्षों पूर्व मिलता है, और गंगा घाटी के नगर मगध अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मिलता है। यानी कृषि का आरंभ 6000 ईस्वी पूर्व, और सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर अब से 2700 ईस्वी पूर्व, और मगध नगर का अस्तित्व अब से 500 ईस्वी पूर्व था। पाठ 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इनका कारण था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, क्योंकि स्थान विशेष पर फल, जानवर, कंदमूल ये जहाँ भी रहते थे वहाँ खाकर समाप्त कर देते थे। उसके बाद इनको दूसरे स्थान पर जाना होता था। इसके अलावा कुछ भागने वाले जानवरों के साथ ये शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। जानवर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनके साथ में ये भी चले जाते थे। मौसम के अनुसार फल फूल की तलाश में जाते थे, जहाँ जिस मौसम के अनुकूल जहाँ जैसे फल मिलने हैं उसकी तलाश में जाते थे। और कुछ जगह जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर मौसमी नदियाँ या तालाब होते थे जो केवल बारिश के मौसम में बढ़ते थे, तो पानी के सूख जाने के बाद भी वो अपना स्थान बदल लेते थे। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके भी पुनः 3 भाग है, आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। छठी कक्षा के स्तर पर इसके बारे में विस्तृत
नहीं दे रखा है, जितना दिया गया है उतना ही आपको और हमको पढ़ना है। तो स्तरानुकूल अपन पढ़ते चलेंगे। इस काल में, पूरा पाषाण काल में 99% मानव के इतिहास का विकास हुआ। मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग, इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। इससे 12,000 साल पहले से लेकर ये 10,000 साल पहले तक गिना जाता है। इसी काल में माइक्रोलिथ या लघु पाषाण, छोटे औजार, हड्डियों व लकड़ी के मुट्ठे से बने छोटे औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। नव पाषाण युग 10,000 साल पहले से पहले माना जाता है। पुरास्थल, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उन्हें पुरास्थल कहा जाता है। जैसे एक पुरास्थल है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर गुफाएं व कंदराएं मिली है जिन पर शैल चित्र उकेरे गए हैं। ये नर्मदा घाटी के पास स्थित है। इसके अलावा कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया होगा और उसके बाद धीरे धीरे उसने भेड़, बकरी, गाय और सूअर को पालतू बनाया होगा। मनुष्य के बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई। सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। अनाज के भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई और ज़मीन में गड्ढे खोदे। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जानवर एक चलते फिरते खाद्य भंडार है। यानी पशुपालन भी भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो जानवर है वो मनुष्य की भोजन की पूर्ति को पूरा करते हैं। वो एक चलते फिरते खाद्य भंडार है। जिस प्रकार अनाज को सुरक्षित रखा जाता था, संग्रहित रखा जाता था, वैसे ही जानवरों को पालकर जब कभी आवश्यकता हो उसे मारकर खाया जा सके, तो ये एक चलते फिरते खाद्य भंडार थे। मारकर भी खाया जा सकता था, दूध वगैरह इनका उपयोग किया जाता था। तो ये दोनों तरीके से सोच सकते हैं अपन कि ये चलते फिरते खाद्य भंडार होते थे। पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में स्थित है, यहाँ से गड्ढे के नीचे घर मिले हैं जिन्हें गर्तावास कहते हैं। यहाँ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी और ये गर्तावास ठंड से उनकी सुरक्षा करते थे। नवपाषाण युग में पत्थरों के औजारों की धार को पेना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली व मुसल नवपाषाण युगीन है जो आज भी उपयोग में लाए जाते हैं। कपड़ों की बुनाई और कपास की खेती नवपाषाण युग में प्रारंभ हुई। मेहरगढ़, ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल है। सर्वप्रथम यहाँ पर जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। हिरण, सुअर, भेड़, बकरी की हड्डियों के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ के घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर व आयताकार होते थे। मेहरगढ़ के घरों में 4 या उससे अधिक कमरे मिले हैं। कब्र और कब्रों में मृतकों के साथ सामग्री भी मिली है और एक कब्र में मृतक के साथ बकरी भी दफनाई गई मिली है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। इसकी बात हम कर रहे थे। चताल युग, तुर्की में स्थित एक नवपाषाण युग का पुरास्थल है। यहाँ से सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ियाँ और भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई गई इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ और घास वाले मैदानों के विकास के साथ ही पशुपालन के उद्योग को, पशुपालन के धंधे को प्रारंभ पूरा पाषाणिक लोगों ने शुरू किया। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले लगभग हुआ होगा। नवपाषाण युग का प्रारंभ 10,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले लगभग हुआ होगा।
महत्वपूर्ण पुरास्थलों से संबंधित इस नक्शे को हम देखेंगे। यहाँ पर यह संकेत है पुरापाषाण काल, नवपाषाण पुरास्थल, महापाषाण पुरास्थल और आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। आधुनिक नगर को तो आप पहले छोड़ सकते हैं, ये कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है। तो ये आधुनिक नगर है। इसके अलावा पुरापाषाणिक पुरास्थल जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुरनूल की गुफाएं और हुंसगी और भीमबेटका। तो ये स्थल कहाँ पर स्थित है? पुरापाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हुंसगी कर्नाटक में और कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित है। नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, यहाँ आप देख पा रहे हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, और चिरांद बिहार में, दाऊजली हेडिंग ये सुदूर यहाँ दौलतपुर आसाम में, कौल्डी हवा और महागढ़ा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। इसके अलावा नीचे अपन देखेंगे हुल्लूर कर्नाटक में और पेय्यमली तमिलनाडु में, ये भी नवपाषाणिक पुरास्थल है। इसके बाद आता है महापाषाणिक पुरास्थल ब्रह्मगिरी कर्नाटक में और आदिचन्नलूर तमिलनाडु में स्थित है। आरंभिक गांव में एक गांव का नाम आता है इनाम गांव, यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं कि भाई ये कहाँ स्थित है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से राज्यों में स्थित है। धन्यवाद।